पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को धन्यवाद दिया गया। वहीं छोटे स्वरूप में हुई इस बैठक में मुख्य तौर पर निकाय चुनाव और पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मनाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि बीते दिनों बारिश के कारण पचमढ़ी में प्रस्तावित प्रदेश कार्य समिति की बैठक कैंसिल हो गई थी, जिसके बाद आज छोटे स्वरूप में कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। साथ ही सूबे की सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में पार्टी प्रदेश में बड़े बदलाव कर सकती है। इधर प्रदेश के करीब 15 जिलों में खराब प्रदर्शन को देखते हुए जिला अध्यक्षों के बदलने की चर्चा है। कम समय की बैठक है, इसमें 2 रिजोल्यूशन आएंगे। आगामी जो कार्यक्रम है उनकी चर्चा होगी और उद्घाटन सत्र जो होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय मुरली जी, हमारे प्रभारी पंकजा ताई और सभी हमारे वरिष्ठ नेता आज बैठक में रहेंगे। लेकिन बैठक ये बड़ी बैठक नहीं है, हमने छोटी बैठक, जिसको हम कामकाजी बैठक कहते हैं, इस रूप में है। भोपाल में आज 15,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेनिंग दी। राजधानी के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सबसे पहले मत्था टेककर शिक्षकों को सादर प्रणाम किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम ने खुलकर शिक्षा, शिक्षक और नीति के साथ प्लानिंग पर अपनी बातें रखी हैं। सीएम ने कहा है कि आप सब हमारे भांजे भांजियों के गुरु हैं, शिक्षक नौकर नहीं निर्माता है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा एक उद्देश्य परिश्रम भी है। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए स्कूली शिक्षा में योग को भी शामिल किया जाएगा। वहीं अंग्रेजी भाषा को लेकर सीएम ने कहा कि आज के दौर में इंग्लिश बहुत जरूरी है, लेकिन इसका भूत सही नहीं है। पीएम मोदी हो या मेरा विदेश दौरा, हम हिंदी में ही अपनी बात को रखते हैं। अंग्रेजी ने हमें मानसिक गुलाम बना दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देगा। कई कहानियां हैं। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं, शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति बनी है, मोटे तौर पर मैं उनको 3 उद्देश्य उसके है, मैं 3 उद्देश्यों में बांट कर देखता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, शिक्षा का काम है ज्ञान देना। नंबर 2, कौशल देना। नंबर 3, नागरिकता के संस्कार देना। कई देश जर्मनी, जापान, फ्रांस, चीन कोई अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? ये तो हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है, अंग्रेजी। मैंने कहा नहीं जी, हिंदी चलेगी जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना ही अंदाज है बोलने का। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिल्ली से वापस रायपुर लौटे। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इधर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कई मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आयोजन सफल रहा। इधर सोशल मीडिया पर वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो पर सीएम ने कहा है कि कई बार भाषण के फ्लो में जुबान फिसल जाती है। उन्होंने 1 सेकंड में ही अपनी गलती सुधार ली, लेकिन भाजपा के नेता कभी अपनी गलती नहीं सुधारते। उन्होंने कहा कि विदेश में पीएम मोदी देश की मतदाताओं की संख्या 600 करोड़ बताते हैं। यूपी में अमित शाह इंटर के बाद 10वीं एडमिशन की बात कहते हैं।
वहीं जगत प्रकाश नड्डा के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी स्थिति को कमजोर मान ली है, लेकिन इसलिए बार बार राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, जबकि इन नेताओं की उम्र भी मार्गदर्शन मंडल में जाने की नहीं है। पहले कहते राहुल जी आगे, भाई राहुल जी का स्वागत करें बहुत बहुत। राहुल गांधी जी आगे। एक सफल आयोजन हुआ, लाखों लोग दिल्ली पहुंचे थे पूरे देश से, और आज देश में जो महंगाई है उससे आम जनता परेशान है। किस प्रकार से विरोधी नेताओं को इस प्रकार से उपहास उड़ाना, क्या इस प्रकार के उपहास यहाँ हम सत्ता में हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं को इस प्रकार से उपहास उड़ाते हैं? उनके बताए हुए जो मुद्दे हैं उसे गंभीरता से लेते हैं। कितने बार इनकी जवानी फिसली है। रमन सिंह तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे इसी रायपुर में, याद है आपको? कोई वीडियो दिखाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी स्थिति कमजोर मान ली है, तभी वो बार बार आ रहे हैं और अपने नेताओं को सबको मार्गदर्शी मंडल में शामिल कर रहे हैं, जबकि उम्र नहीं हुई है। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह के हो, चाहे बृजमोहन जी के हो, चाहे अजय जी का हो। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरह से जुटा हुआ है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज कार्य समिति की कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए, जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली जीत पर आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर संगठन ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। वहीं बैठक में 46 नगरीय निकायों की जिम्मेदारी जिले के अध्यक्ष और प्रभारियों को दी गई। बैठक में 2023 की रणनीति के साथ निगम मंडलों में नियुक्ति, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। कोर ग्रुप की बैठक में अफसरशाही से विधायकों, मंत्रियों की नाराजगी का मुद्दा भी उठा है। साथ ही सत्ता संगठन में समन्वय पर भी जोर दिया गया है। वहीं बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत करने की रणनीति भी बैठक में तैयार हुई है। तो बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा जा रहा है कि बैठक थी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक थी, खासकर जो मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं कोर ग्रुप के लोग, वो सारे लोग थे। इसमें 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। आभार और धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रवाद और अंत्योदय की दिशा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास और गरीब कल्याण सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अथाह मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी पार्टी ने किया है। निश्चित रूप से स्थानीय निकाय के चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय हुई है वह कहीं न कहीं सेवा और संकल्प और सुशासन, ये सब को लेकर चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार प्रयास कर रही है, उसका ही प्रतिफल है कि आज हम 75% से लेकर 90% तक विभिन्न संस्थाओं में, मैं अलग अलग उल्लेख नहीं कर रहा हूं, मिनिमम हम 75% तक नगर परिषद और इनमें विजयी हुए हैं। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो प्रशासन के और विकास के दावों की पोल खोल रही है, बल्कि हकीकत बयां कर रही है। सिवनी के घनसौर के बखारी माल गांव में एक हाई टेंशन तार से झुलस जाने के बाद एक महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस घर तक नहीं मिली, जिसके बाद 5 किलोमीटर तक महिला को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा। इसके बाद घायल महिला को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घसौर ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल महिला का डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रखा। आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि वन क्षेत्र होने की वजह से गांव तक ये स्थिति है।
गांव तक सड़क नहीं बन पाई है। और ये तस्वीर उन दावों की भी पोल खोलती है जो बड़े बड़े किए जाते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य महकमा बहुत बेहतर है, लेकिन सिस्टम तो खाट पर है। ये तस्वीरें ये सब कुछ बयां कर रही हैं। आज़ादी के हम 75वीं वर्षगांठ मनाएं, लेकिन इस गांव में सड़क नहीं है, सिवनी के इस गांव में। और यही वजह है कि लोग मरीज को किस तरह ले जा रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। ये आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के बाद की तस्वीरें हैं। चार दिन से लाइट नहीं थी वहाँ, और वो केबल लाइन है जर्जर, पहले ही से टूट चुकी है बिल्कुल। तब थोड़ी थोड़ी वाइडिंग कर देते हैं और उनको छोड़ देते हैं। जहाँ से टूट जाती, जैसे उसके नीचे पहुँची महिला तो उसके ऊपर गिर गई, जल गई हैं। और जो अभी लेके आए हैं और काफ़ी क्रिटिकल स्टेट में है, तो उनका अभी हमारे सुपरविजन में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको सब दे दिया गया है और जल्दी ही उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। अनूपपुर के पयारी हायर सेकेंडरी स्कूल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां स्कूल में अचानक छात्राओं के रोने बिलखने की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एहतियातन स्कूल में छुट्टी कर दी गई। स्कूल प्रबंधन ने 108 डायल करके एम्बुलेंस को बुलाने के साथ ही छात्राओं और परिजनों को इस बात की सूचना दी। इसके बाद कुछ छात्राओं को उनके साथ घर ले गए, तो वहीं कुछ छात्राओं को इलाज के लिए फुनगा चिकित्सालय और अनूपपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया। इधर कुछ लोगों का ये कहना है कि स्कूल में भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन ऐसा होता है। वहीं डॉक्टर इसे मानसिक विकार करार दे रहे हैं। हालांकि कुछ परिजनों का ये कहना है कि ऐसी स्थिति में झाड़ फूक ही एकमात्र उपाय है, जिससे त्वरित आराम मिलता है। सभी वाइटस नॉर्मल है जी। इनको ऐसे कोई बीमारी तो यहाँ पे पता नहीं चल पाया। इनका जांच होना चाहिए जिला अस्पताल ले जाके मनोचिकित्सक से। भूत प्रेत तो हमको नहीं लगता, साइकोलॉजिकल है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई अगर जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे तो कमज़ोर दिल की औरतें आमतौर पे वो उनके भी आंसू आ जाते हैं, वो भी रोने लगती हैं। बेहोश हो गए थे एकदम, कुछ नहीं बोलते, आँख बंद कर लेते हैं, चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा और रोते हैं। उनको लाके फिर वहाँ ले गए झाड़ फूंक के पास, डॉक्टर के पास नहीं ले गए। तो अभी दोनों ठीक हैं, दोनों बच्चे अभी ठीक हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन के लिए चलाई जा रही 6वें राउंड की काउंसलिंग फिलहाल खत्म हो गई, जिसके बाद अभी भी यूजी पीजी कोर्स को मिलाकर करीब 2.5 लाख सीटें खाली रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक 6वें चरण में करीब 29,166 एडमिशन हुए हैं। इसमें यूजी कोर्स में 21,993 और पीजी कोर्स में 7,173 एडमिशन हुए हैं। वहीं कुल मिलाकर अब तक 5,56,000 एडमिशन हुए हैं। 8,10,000 सीटों में से अभी भी 2,53,247 सीटें खाली रह गई हैं। आपको ये बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल सीटों को भरने के लिए करीब 1.5 लाख सीटों की कटौती भी की थी। इसके साथ इस साल प्रवेश का आंकड़ा बढ़ाने के लिए कॉलेज चलो अभियान भी चलाया गया, पर इसके बाद भी सीटें नहीं भरी जा सकी। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से एडवांस लेने के बाद उसे वापस न करने के मामले को अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान में ले लिया है। यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों ने अपनी जरूरत के मुताबिक करीब 10 साल पहले एडवांस लिया था यूनिवर्सिटी प्रशासन से, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उस एडवांस राशि को वापस नहीं किया गया, जिस पर महालेखाकार की ओर से आपत्ति जताई गई थी। खैर, ये मामला विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास जाने वाला था, लेकिन इसके पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक बैठक होती है, जिसमें कर्मचारियों के लिए लिए गए एडवांस मामले पर चर्चा हुई। बैठक में महालेखाकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई, साथ ही एडवांस लेने वाले कर्मचारियों की सूची सामने रखी गई, जिसमें विश्वविद्यालय के करीब 26 अधिकारी कर्मचारी के नाम पर शामिल थे। इधर एडवांस लेने वाले कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया। गत माह में हमने इस प्रकार के जो कर्मचारी थे उनको सूचीबद्ध करके सभी को नोटिस दिए थे।
उसमें से अधिकांश कर्मचारियों ने अपना समायोजन करा लिया है। जो शेष कुछ बचे हैं उनका भी प्रक्रियाधीन है। जो कर्मचारी करा लेंगे उनका सूची से नाम हट जाएगा। जो समायोजन नहीं करा पाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। रायपुर में होने वाली आरएसएस की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने पर कांग्रेस के बयान पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। ये राजनीति है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम अलग और व्यापक होता है, लेकिन इसे कांग्रेस ही समझ नहीं पाएंगे। संघ तो देश और समाज के लिए कार्य करता है। संघ का काम अपना अलग होता है, व्यापक होता है, कांग्रेसियों को समझ ही नहीं आता। ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले, पूरे जीवन दान देने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग संगठनों के माध्यम से जनता की सेवा की है। इतना महोन्नेबाजी करोगे यार छत्तीसगढ़ वाले, वो तो कि स्टॉक जितना रखा था गाड़ी में वो खत्म हो गया। ग्वालियर में एक महिला को शादी के 24 साल बाद पता लगा कि उसने जिसके साथ लव मैरिज की थी वो पहले से शादीशुदा था। दरअसल महिला ने पुलिस को बताया कि 1998 में पढ़ाई के दौरान ग्वालियर के अजय भारद्वाज से मुलाकात हुई। उसने खुद को कुंवारा बताकर शादी कर ली। 24 साल बाद खुलासा हुआ आरोपी की पहली पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। 24 साल लग गए। जब महिला ने विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दुष्कर्म और प्रताड़ना का मामला दर्ज कर दिया है और तलाश शुरू कर दी है। में शादीशुदा थे, लेकिन इस बात से उनको अनजान रखा और उनसे एक शादी की और इस तथ्य को छुपाया गया। और उनको इस संबंध में जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उनके द्वारा मारपीट की जाने लगी और उनका जो शारीरिक शोषण किया उसके विरुद्ध में महिला ने फरियाद ने एक अपराध पंजीबद्ध करवाया। और अब अपने दर्शकों को इंदौर लिए चलेंगे। इंदौर के राऊ थाना इलाके में एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी। दंपत्ति ने कमरे की दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा था। बताया गया है कि देपालपुर निवासी सचिन और खजराना की रहने वाली मोहनी ने पिछले दिनों प्रेम प्रसंग के बाद शादी की थी। इसके बाद राऊ किराए के मकान लेकर रहने लगे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 सितंबर को 4 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। 4 दिन के लिए रायपुर आ रहे हैं। 9 सितंबर को जगत प्रकाश नड्डा साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर को जैनम मानस भवन में आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। इसमें आरएसएस के हेड मोहन भागवत भी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता राजधानी में इकट्ठा होंगे। जगत प्रकाश नड्डा 9 सितंबर को रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शाम 4 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। वहीं आरएसएस की बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष के शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका प्रयास विफल रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला आगमन हो रहा है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाने की कार्य योजना है। बूथ स्तर तक यानी करीब 50,000 कार्यकर्ता आएंगे। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को उनके संबोधन होगा। तेलीबांधा से पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा स्थल से रोड शो निकलेगा। वो सीधा जाएगा एकात्म परिसर में, जाके समापन होगा रोड शो। 2 बजे से 3:30 बजे तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहां पे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की काट स्थानीय नेताओं के पास में नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आरएसएस का नेतृत्व, भाजपा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में अपनी ताकत झोंक रहा है। ऐसी चर्चा है कि आरएसएस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को पार कराने के लिए आ रही है। उमरिया में एक मां अपने 15 महीने के बच्चे की हिफाजत को बाग से जा भिड़ी हिफाजत के लिए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो अकेले अपने बेटे को बाग के जबड़े से छुड़ा लाई।
हालांकि इस दौरान मां के शरीर पर बाघ के दांतों और पंजों के निशान देखने को मिले। घटना के बाद दोनों जख्मी मां बेटे को इलाज के लिए मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं भोपाल से लगे बैरसिया के नजीराबाद स्थित कढ़ैया कला गांव की एक महिला अपने साहस को लेकर चर्चा में है। नो डाउट ये चर्चा की बात ही है। रुबीना नाम की इस महिला ने एक 10 माह के बच्चे की जान बचाने को लेकर उफनाते नाले में छलांग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को पानी से निकाला गया। तो वहीं पुलिस ने साहसी रुबीना को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। प्रतिमा की ऊंचाई तकरीबन 31 फीट है। शंकर भगवान की गोद में भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई है। बुरहानपुर की चौपाटी पर फूलों का राजा गणेश उत्सव समिति ने पूरा आयोजन किया। मुंबई के कलाकारों ने इस भव्य विशाल मूर्ति को रूप दिया। आपको ये बता दें कि 31 फीट की ये प्रतिमा पूरी तरह इको फ्रेंडली है। प्रतिमा के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतिमा की भव्यता देखकर हर कोई सेल्फी ले रहा है। बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सब सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, चूंकि इस बेहतरीन तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पहली इतने बीमार समाज में पहली प्रतिमा जो इतनी ऊंची बनी हुई है, और इस प्रतिमा की खास विशेषता ये है कि 31 फीट की है और ये इको फ्रेंडली है। ये पूरी प्रतिमा इको फ्रेंडली है, फाइबर से निर्मित प्रतिमा है। बहुत ही आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा हमें इसको देखते हुए, और बहुत हर्षोल्लास से मतलब काफी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं और भगवान के दर्शन किए उन्होंने। बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी प्रतिमा हमने कहा देखी नहीं थी, अभी पहली बार। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ सेल्फी लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा। परिवार के साथ आने में भी बहुत अच्छा लगा। विदिशा के 400 साल पुराने राधा रानी मंदिर के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि साल केवल यानी राधाष्टमी के दिन ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, यानी आज के दिन, और सार्वजनिक पूजा होती है। और इस साल के अन्य दिन इस मंदिर को पूजा गुप्त रूप से होती है। ये परंपरा साल 1696 से चली आ रही है। आज के दिन राधा जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।